So last lecture we were talking about the energy efficient motors. So we'll continue with that energy efficient motor. So energy efficient motor is now available in India, operate with the efficiency that are typically 3 to 4% point higher than the standard motor that we have discussed earlier. So the power factor is about the same or maybe higher than for standard motors in this energy efficient motors. तो यहाँ हम प्लॉट देख सकते हैं मोटर रेटिंग और एफिशिएंसी. स्टैंडर्ड मोटर और ये हमारा प्लॉट है एनर्जी एफिशिएंट मोटर का. रेटिंग के साथ साथ कैसे एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज कर रही है. तो क्या क्या मेजर्स हमें अडॉप्ट करना चाहिए एक मोटर को एनर्जी एफिशिएंट मोटर बनाने के लिए, ये हम डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली लॉस का ही है, एफिशिएंसी बढ़ाने तो लॉसेस रिड्यूस करना पड़ेगा. तो स्टेटर एंड रोटर आई स्क्वायर आर लॉसेस की बात करें तो दीज लॉसेस आर मेजर्ड लॉसेस एंड टिपिकली अकाउंट फॉर 55 to 60% ऑफ द टोटल लॉसेस. तो आई स्क्वायर आर लॉसेस कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, यानी हमारा एम यही होना चाहिए. तो हमको मालूम है किसके डिपेंडेंट है, एक तो करंट हो गया सीधे सीधे, एक हमारा कंडक्टर का जो भी है उसका रेजिस्टेंस. ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज अ फंक्शन ऑफ कंडक्टर मटेरियल लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया. तो सुटेबल सिलेक्शन ऑफ कॉपर कंडक्टर साइज विल रिड्यूस द रेजिस्टेंस सिंपली. Reducing the motor current is most readily accomplished by decreasing the magnetizing component of current. तो करंट रिड्यूस करना है तो एक तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट रिड्यूस करने के लिए हम क्या करें कि एयर गैप जितना मिनिमम हो सके वो करें. ठीक है, और या फिर ऑपरेटिंग फ्लक्स डेंसिटी जो है उसको लोअर करें. और रोटर आई स्क्वायर आर लॉसेस आर फंक्शन ऑफ रोटर कंडक्टर स्लिप. हमने देखा था आई स्क्वायर आर लॉसेस इक्वल टू एस टाइम्स पीजी का रिलेशन देखा था. तो स्लिप से रिलेटेड है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ कॉपर कंडक्टर विल रिड्यूस द वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड मोटर ऑपरेशन क्लोजर टू सिंक्रोनस स्पीड विल आल्सो रिड्यूस द स्लिप एंड फाइनली द रोटर कॉपर लॉस. तो आई स्क्वायर आर लॉसेस हैं तो आपको सीधे सीधे फोकस रखना है कहाँ कहाँ आप जो है डिजाइन इंप्रूव कर सकते हैं. एक तो रेजिस्टेंस कैसे भी आप अगर रिड्यूस करें, ठीक है, तो वो डिजाइन पे है वाइंडिंग के. और करंट जो है उसमें कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो मैग्नेटाइजिंग करंट मिनिमम कर सकते हैं, एयर गैप मिनिमम रख सकते हैं जिससे मैग्नेटाइजिंग करंट हमारा मिनिमम होगा. और मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी को अगर हम कम कर सके तो वो एक ऑप्शन है. और स्लिप से के डिपेंडेंट है रोटर कॉपर लॉस. तो स्लिप हमारा रिड्यूस हो सकता है अगर हम स्पीड जो है सिंक्रोनस स्पीड के जितना करीब ऑपरेट करेंगे स्लिप भी रिड्यूस होगा. ठीक है, तो ये सब हम कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं मोटर को एफिशिएंट एनर्जी एफिशिएंट करने के लिए. कोर लॉसेस की अगर बात करें तो कोर लॉसेस हमको पता है मेजर हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस है. तो 20 to 25% टोटल लॉसेस का ये कंट्रीब्यूट करते हैं. तो इनको रिड्यूस कैसे करना है हमने कई बार पढ़ाया था. हिस्टैरिसीस लॉसेस व्हिच आर फंक्शन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी आर बी रिड्यूस्ड बाय यूटिलाइजिंग लो लॉस ग्रेड ऑफ सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन. और the reduction of flux density is achieved by suitable increase in the core length of stator and rotor. And eddy current losses के लिए हमें पता है कि स्टील का लैमिनेशंस करना है. थिनर लैमिनेशंस जितना रखेंगे उतना एडी करंट रिड्यूस होगा. फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस भी 8 to 12% आपको कंट्रीब्यूट करते हैं. ये इंडिपेंडेंट ऑफ लोड है, हमको मालूम फिक्स लॉसेस हैं. तो रिडक्शन इन हीट जनरेटेड बाय स्टेटर रोटर लॉसेस परमिट द यूज ऑफ स्मॉलर fan and the windage losses also reduces with the diameter of fan leading to reduction in windage losses. तो यहाँ पे डिजाइन में हम थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं ये सब लॉसेस को. स्ट्रे लोड लॉसेस 4 to 5% कंट्रीब्यूट करते हैं. इनका कुछ मेजरमेंट कैलकुलेशन हम डेफिनेट कर नहीं सकते, बट कुछ चीजें हैं. द लॉसेस आर रिड्यूस्ड बाय केयरफुल सिलेक्शन ऑफ स्लॉट नंबर्स, टूथ,
स्लॉट ज्योमेट्री में एयर गैप, लीकेज फ्लक्सेस जितना कम होंगे उतना हमारा मान सकते हैं हम कि स्ट्रे लोड लॉसेस भी कम होंगे। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडिफिकेशन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस द कॉस्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंट मोटर आर हायर देन दोज ऑफ स्टैंडर्ड मोटर्स। तो इसके बाद ये आप शॉर्ट्स में टेबल में भी देख सकते हैं, ये प्रोवाइड करूंगा अलग अलग जो लॉस एरियाज है वो इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की, वो सारी चीजें टेबल में, टेबल फॉर्म में। देन हमारा आता है फैक्टर इफेक्टिंग द एनर्जी एफिशिएंसी या मोटर परफॉर्मेंस बोल सकते हैं, एंड मिनिमाइजिंग द मोटर लॉसेस। पहले आपका पावर सप्लाई क्वालिटी। The motor performance is affected considerably by the quality of input power. That is कि आपका applied voltage और frequency कैसे vary कर रहा है। तो वैसे जो BIS इंडियन स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आपका वोल्टेज वेरिएशन +-6% अलाउ है और फ्रीक्वेंसी वेरिएशन +-3% है। बट इंडस्ट्रीज में हमारा इससे भी ज़्यादा ही फ्लक्चुएशंस होते हैं और मोटर परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है। एक टेबल से मैं दिखाऊंगा कि वोल्टेज वेरिएशंस और फ्रीक्वेंसी वेरिएशन से क्या क्या चीजें हमारी चेंज होती है, एफिशिएंसी पे कैसे इफेक्ट आता है। और वोल्टेज अनबैलेंस से भी आपका इसमें दिक्कतें आती हैं। अनबैलेंस कैसे होता है कि एक कोई पर्टिकुलर लोड हो, डिफरेंट हो, अनबैलेंस आता है। इसी एक केस में तो अनबैलेंस से भी क्या इफेक्ट आएगा, मैं टेबल दिखाता हूँ। एक टेबल ये देखेंगे, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज परसेंटेज में अगर 120% है, 110% है, 90% है, तो स्टार्टिंग मैक्सिमम टॉर्क में क्या रनिंग टॉर्क में क्या फर्क पड़ेगा, तो 44% वो इंक्रीज होगा अगर 20% आपको वोल्टेज इंक्रीज हुआ तो, क्योंकि वोल्टेज स्क्वायर के 10% होगा तो 21% ऑलमोस्ट इंक्रीज होगा, 10% डिक्रीज होगा तो 19% डिक्रीज होगा। प्रैक्टिकल वैल्यूज है ये सब, आप देख सकते हैं। सिंगल स्पीड में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब नहीं स्पीड से, स्लिप में फर्क पड़ेगा। जैसे जैसे आपका वोल्टेज इंक्रीज हुआ 20% इंक्रीज 30% स्लिप डिक्रीज होगी, 10% इंक्रीज होगा तो 17% स्लिप डिक्रीज होगी, और अगर आपका डिक्रीज हुआ वोल्टेज 10% तो 23% तो स्लिप जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, फुल लोड स्पीड का भी है, स्पीड इंक्रीज कर रही है बेसिकली, इसलिए हमारी स्लिप डिक्रीज कर रही है 1.5%, 1%, और 10% अगर डिक्रीज हुआ तो 1.5% स्पीड डिक्रीज करेगी। तो वोल्टेज के सीधे स्पीड हमारा इंक्रीज करेगा, वोल्टेज इंक्रीज होगा तो, और स्लिप डिक्रीज होगी। एफिशिएंसी की बात करें तो डिफरेंट लोडिंग पे 100% अगर लोडिंग है तो स्मॉल इंक्रीमेंट है, अगर थोड़ा सा 20% अगर इंक्रीज हुआ वोल्टेज तो 10% हुआ तो 5 to 1%, 10% इंक्रीज हुआ तो 2%। जैसे जैसे लोडिंग कम होगी वैसे ये इफेक्ट ज्यादा करेगी। 20% वोल्टेज अगर बढ़ा तो 7 to 20 पॉइंट्स हमारा एफिशिएंसी वो रिड्यूस होगा। 10% अगर वोल्टेज बढ़ा तो ये 10% घटा तो डिफरेंट लोडिंग पे आपको इफेक्ट अलग आएगा। अंडर वोल्टेज यूज कर रहे हैं आप, जैसे पावर फैक्टर की बात करें, पावर फैक्टर पे भी क्या इफेक्ट है देख सकते हैं इधर। तो फिर फुल लोड करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और स्टार्टिंग करंट पे। तो ये सब इफेक्ट है, सीधे हम ये टेबल से देख सकते हैं। इधर है हमारा अनबैलेंस, अनबैलेंस करंट में है अगर है, परसेंटेज अनबैलेंस इन वोल्टेज 0.3% है तो करंट में अनबैलेंस 0.4%, इतना है अगर है तो 17.7%, 5.4 है वोल्टेज में 40% है, टेम्परेचर में भी इंक्रीज होगा। तो ये है कि अगर हमारा पावर सप्लाई जो है, पावर क्वालिटी है एडिक्वेट नहीं है तो उससे बहुत सारी चीजें हमारी फर्क पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी एफिशिएंसी पे इफेक्ट डालेंगे। मोटर लोडिंग, ट्रांसफार्मर हम पढ़ रहे थे, वहाँ लोडिंग में देखा था कि जो भी केवीए
हमारी आ रही है और जो भी उसका नेम प्लेट पे केवी है उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा परसेंटेज लोडिंग निकलता है। तो यहाँ भी कुछ परसेंटेज लोडिंग का फॉर्मूला है हमारे पास है। इनपुट पावर ड्रॉन बाय द मोटर किलोवाट एग्जिस्टिंग लोड एंड डिवाइड बाय नेम प्लेट फुल लोड किलोवाट रेटिंग डिवाइड बाय नेम प्लेट एफिशिएंसी। एक है रिड्यूसिंग द अंडरलोडिंग। अंडरलोडिंग क्या होता है कि अंडरलोडिंग कैसे आएगी कि आपका मोटर, आपने बड़ा मोटर लिया है, डिजाइन है एक बड़ा लोड वो करने के लिए, लेकिन लाइटली लोडेड है वो, ठीक है। जैसे एग्जांपल डेप्थ कट इन लेथ मशीन है, द यूजर में नीड दिस फुल कैपेसिटी रेयरली रिजल्टिंग इन अंडरलोडेड ऑपरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम। ज्यादा बड़ा मोटर ले लिया आपको छोटे काम के लिए, कई बार आप एक स्पेशल मोटर ले सकते थे, जैसे हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए स्पेशल मोटर ले सकते थे छोटे रेटिंग का ही, जो पर्टिकुलर एक हाई स्टार्टिंग टॉर्क ही दे, लेकिन आपने हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हाई रेटिंग मशीन ले ली, हाई रेटिंग मोटर ले लिया, तो फिर वो कई बार अंडरलोडेड हो जाता है, तो उससे भी हमारा एफिशिएंसी में दिक्कत आती है, बिकॉज अंडरलोडिंग रिजल्ट्स इन द लोअर एफिशिएंसी एंड लोअर पावर फैक्टर। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। और एक होता है साइजिंग टू वेरिएबल लोड। वेरिएबल लोड्स जहाँ है, जैसे हमारा लोड कर्व हमने देख लिया, ठीक है, तो वेरिएबल लोड्स में मतलब अगर हम प्रेफर करेंगे कि ऐसा हमने हाई रेटिंग ले लिया जो कि एक पर्टिकुलर बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए मैक्सिमम पीक जा रहा था डिमांड, और उसके लिए हम उतने हाई रेटिंग का हमने मोटर ले लिया, तो उससे अच्छा हम प्रेफर करेंगे कि थोड़ा सा लो रेटिंग का मोटर है कि वो ओवरलोड हो जाए, एक शॉर्ट पीरियड के लिए ओवरलोड हो जाए वो चलेगा, क्योंकि लोड कर्व हम पहले देख लेंगे, फिर देखेंगे शॉर्ट पीरियड के लिए मैक्सिमम डिमांड आ रही है, तो उसके लिए हमें ये नहीं कि हम उस मैक्सिमम डिमांड के हिसाब से हाई रेटिंग का मोटर ले लें जो कि बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए बिल्कुल अपने जितना कैपेसिटी चाहिए उस पर काम कर रहा है, बाकी अंडर लोडिंग पे काम हो रहा है, तो इससे हमारा कहीं ना कहीं एफिशिएंसी घटेगी, पावर फैक्टर भी घटेगा। तो हम प्रेफर करेंगे कि जो भी मैक्सिमम डिमांड होगी लोड कर्व के हिसाब से उससे थोड़ा कम ही मोटर रेटिंग हम प्रेफर करेंगे, ताकि शॉर्ट पीरियड के लिए अगर उसको ओवरलोड होना हो तो उतना चलेगा। उसके बाद है पावर फैक्टर करेक्शन। पावर फैक्टर करेक्शन में बहुत डिस्कस किया डिटेल में। इसके पहले पावर फैक्टर का बड़ा रोल है, केवी डिमांड भी इससे इफेक्ट हो रहा है। पावर फैक्टर करेक्शन कैपेसिटर्स हम में लगाते हैं पैरेलल में। यहाँ एक टेबल भी है जिसको आप देख सकते हैं कि अलग अलग रेटिंग्स के लिए, जैसे मोटर रेटिंग एचपी अलग अलग के लिए और मोटर स्पीड के लिए अलग अलग स्पीड के लिए कितना केवीआर रेटिंग का हमारा कैपेसिटर चाहिए। ये भी एक चार्ट जो है आपके अच्छे नॉलेज के लिए काम का है। अलग अलग स्पीड्स के लिए अलग अलग रेटिंग की मशीन है, तो इतना इतना सीधे सीधे यहाँ से भी आप पिकअप कर सकते हैं। बाकी हमने कैलकुलेशन भी देखा हुआ है कि केवी रेटिंग केवीआर रेटिंग कितने केवीआर रेटिंग कैपेसिटर चाहिए, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। P10 5 1 -10 5 2 सब देखा हमने। बाकी मेंटेनेंस है, एडेक्वेट मेंटेनेंस अगर हम मोटर नहीं रहेगा तो एफिशिएंसी उसकी कम हो जाएगी, लॉसेस बढ़ेंगे उसमें। फॉर एग्जांपल प्रॉपर अगर इम्प्रॉपर लुब्रिकेंट है तो फ्रिक्शन जो है इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो क्या क्या कर सकते हैं उसमें, इंस्पेक्टिंग मोटर रेगुलरली फॉर बियरिंग एंड हाउसिंग, तो ये क्या करेंगे, फ्रिक्शनल लॉसेस रिड्यूस करेंगे। डर्ट मोटर वेंटिलेशन देखेंगे तो इससे क्या होगा, प्रॉपर हीट डिसिपेशन भी होगा। चेकिंग लोड कंडीशन टू इंश्योर द मोटर इज नॉट ओवर और अंडरलोडेड, तो ये भी एक हमारा इंस्पेक्शन का पार्ट होगा। लुब्रिकेशन देना चाहिए, प्रॉपर लुब्रिकेशन है कि नहीं, ओवर लुब्रिकेशन ना हो जाए, कई बार उससे फिर फायर रिस्क रहता है, ओवर लुब्रिकेशन भी नहीं चाहिए हमको। मोटर का जो इंसुलेशन है उसका सैचुरेशन भी हो जाता है ओवर लुब्रिकेशन से। चेकिंग पीरियडिकली फॉर प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द मोटर, अगर अलाइनमेंट उसका सही नहीं है तो भी उसमें वियर टियर आते हैं उसकी बियरिंग में, तो क्योंकि अलाइनमेंट नहीं है तो उसके ड्रिवन जो इक्विपमेंट है मोटर से उसके भी अलाइनमेंट सही नहीं होगा, तो फिर उसके बाद वो डैमेज हो सकता है मोटर भी और उसका जो भी उसके साथ इक्विपमेंट ड्रिवन हुआ है वो भी। Ensuring that supply wiring and terminal box are properly sized and installed, तो ये सब हमें मेंटेनेंस का भी एक पार्ट है इसमें जो कि इफेक्ट करता है हमारे एफिशिएंसी। बाकी आपका एज है, मोस्ट ऑफ द जो मोटर्स हैं वो सिलिकॉन स्टील के डिकार्बोनाइज्ड कोल्ड रोल्ड स्टील के बने हुए,